Hello students, welcome to our channel. Today we are continuing our chapter that is motion and measurement of distance. हम चैप्टर 7 को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में आपने ये देखा कि किस तरह से एशियन इंडियन पीपल्स जो थे वो किसी भी डिस्टेंस को कैसे ट्रैवल करते थे, लाइक फुट को मेजर करके या फिर अपने पाम से मेजर कर रहे थे, राइट। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट काइंड के पर्सन होने की वजह से जो डिस्टेंस था वो बार बार अलग आ रहा था। ठीक है, तो आज जो हम कंटिन्यू करेंगे वो टॉपिक है हमारा करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मींस अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से किसी भी डिस्टेंस को आप करेक्ट मेजर कर सकते हैं। तो लेंथ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लेंथ को किस तरह से करेक्ट मेजरमेंट किया जा सकता है। इन आवर डेली लाइफ वी यूज वेरियस टाइप ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे मेजरिंग डिवाइस लेते हैं। वी यूज अ मैट्रिक स्केल, कोई भी एक मीटर स्केल ले सकते हैं फॉर मेजरिंग लेंथ। अ टेलर यूजेज अ टेप, कोई भी टेलर जो होगा वो टेप से मेजर करता है। आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज अगर हम स्टिच करवाते हैं, कोई क्लोथ स्टिच करवाते हैं, तो वो क्या यूज करते हैं, टेप इंस्टेड ऑफ स्केल, राइट। सो वेयर एज अ क्लोथ मर्चेंट यूजेज अ मीटर रॉड, कोई भी एक कपड़ा जो काटने वाला पर्सन होगा जो कपड़ा बेचता है वो क्या करता है, मीटर रोड को यूज करता है। For measuring the length of an object, you must choose a suitable device. You cannot measure the width of a tree or the size of your chest using meter scale. कभी भी किसी भी गिट को आप ट्री को चूज मेजर नहीं कर सकते, किसी भी पर्सन की चेस्ट को मेजर नहीं कर सकते बाय यूजिंग मीटर स्केल। फॉर इंस्टेंस मेजरिंग टेप इज मोर सुटेबल फॉर दिस, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, हमने यूज किया कोई भी टेप, मेजरिंग टेप। फॉर स्मॉल मेजरमेंट सच एज लेंथ ऑफ योर पेंसिल, आपकी कोई भी आप पेंसिल लेते हैं, पेंसिल की जो लेंथ होती है, यू कैन यूज अ 15 मीटर स्केल फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्स। तो अगर आप उसकी मेजरमेंट करना चाहते हैं तो आप ज्योमेट्री बॉक्स में से 15 मीटर का कोई स्केल लीजिए और उससे आप क्या कर सकते हैं, उसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ लेंथ, जब आप किसी भी लेंथ को मेजर करते हैं, वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, वी विल अंडरस्टैंड इट हियर। प्लेस द स्केल इन अ कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ एज अ शोन। आपको क्या करना है, जो भी ऑब्जेक्ट है, यू कैन सी हियर, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ में आपने क्या किया, स्केल को रखा। तो आपको क्या करना है, उसके अलोंग, जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अलोंग उस स्केल को रखना है। इन सम स्केल्स द एंड में बी ब्रोकन, कई बार आप देखते हैं कि जो स्केल होता है अगर वो यहाँ से जीरो से स्टार्ट होता है तो आगे वाला जो पार्ट होता है ना थोड़ा सा ब्रेक होता है। सो यू मे नॉट बी एबल टू सी द जीरो मार्क क्लियरली, इन दिस केस यू शुड अवॉइड टेकिंग। तो आप क्या कर सकती हैं, वहां पर मेजरिंग फ्रॉम जीरो मार्क ऑफ द स्केल यू कैन यूज एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल। देखो जैसे अगर मान लो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है कि ये जीरो जो है वो टूटा हुआ है, ठीक है, तो जीरो तो टूटा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, वन से स्टार्ट कर सकते हैं। मीन्स फुल मार्क वाला जो भी दिखाई दे रहा है उससे स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि 1 सेंटीमीटर। देन यू मस्ट सब्ट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क फ्रॉम द लेंथ एट द अदर एंड। तो जैसे ही अगर आप मेजर कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो 6 सेंटीमीटर का है बट यहाँ तक मेजर करके वो 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहां से यहां तक टोटल कितना है, देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा और ये पूरा का पूरा कितना आ गया, 6 आ गया। तो आप क्या करो, ये जो रीडिंग है 7, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 6, जो उसकी एक्चुअल लेंथ होगी, राइट। टेक वन मोर एग्जाम्पल, अगर मान लो आप कोई भी स्केल ले रहे हैं, राइट, हमने ये स्केल लिया और ये स्केल जो है वो 2 तक टूटा हुआ है, ठीक है, 2 तक टूटा हुआ है। तो आप यहाँ से उस ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई वुड है, वुड को आपको मेजर करना है, ठीक है, और आप देखते हैं कि वुड की जो लेंथ है वो कितनी है, 10, राइट, कितनी है, 10। यहाँ से यहाँ तक का कितना आ गया, 10। तो इट डजंट मीन कि वो 10 लेंथ है, 10 सेंटीमीटर लेंथ है, ठीक है। हम क्या करेंगे, टोटल लेंगे 10 और यहाँ से आगे वाली जो रीडिंग है मतलब 2, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 10 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। सो दिस इज द लेंथ, राइट। देन यू मस्ट सब्ट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क from the reading at the other end. For example, the reading at one end is 1 centimeter and the other end that is 14.3। तो मैंने अभी आपको बताया 14.3 में से क्या करेंगे, 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब आंसर कितना आएगा, 13.3 सेंटीमीटर, राइट। हियर करेक्ट पोजीशन ऑफ आई इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर टेकिंग मेजरमेंट। आपको ये भी देखना पड़ता है कि आपको अपनी आईज को कैसे रखना है। योर आईज मस्ट बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन एज शोन। तो आपको अपनी आंखों को बिल्कुल सामने रखना होता है, ये नहीं कि आप उसको साइड से देखेंगे। पोजीशन बी इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई। नोट दैट फ्रॉम द पोजीशन बी द रीडिंग इज 7.5,
फ्रॉम ए एंड सी कैन बी डिफरेंट। अगर आप साइड से मेजर करेंगे तो हो सकता है कि वो जो पोजीशन हो वो क्या हो जाए, टेढ़ी हो जाए, राइट। तो दिस बी, जब आप बिल्कुल जो भी रीडिंग लेनी है उसके बिल्कुल सामने होते हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज द करेक्ट रीडिंग, राइट। नाउ लेट्स डू एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 कर रहे हैं, मेजर द हाइट ऑफ योर क्लासमेट। आप अपने क्लासमेट की हाइट को मेजर करो यूजिंग द हैंड स्पेन एंड देन बाय यूजिंग ए मीटर स्केल। आपने हाथ से मेजर करना शुरू करा, राइट। और फिर उसके बाद आप उसको कैसे मेजर करते हैं, बाय यूजिंग दी मीटर स्केल। फॉर दिस आस्क योर क्लासमेट टू स्टैंड विद हिज बैक अगेंस्ट द वॉल। तो उसके लिए क्या करना है आपको, जो भी क्लासमेट है आपका उसको कहो कि दीवार के तरफ मुंह करके खड़ा हो जाए, मतलब विद हिज बैक अगेंस्ट द वॉल, सॉरी दीवार की तरफ नहीं, बैक जो है वो वॉल की तरफ। मेक ए मार्क ऑन द वॉल एग्जैक्टली अबव हिज हेड। तो अगर ये हमने वॉल कंसिडर करी, राइट, तो पर्सन को कहना है कि आपकी तरफ देखे और जो बैक है वो कहाँ हो, वॉल की तरफ हो। तो हेयर दिस इज, तो आपको क्या करना है, जहां पर भी पर्सन है ये जितना उसका हेड है उसके बिल्कुल अबव क्या करना है, एक मार्क लगा देना है। नाउ मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम फ्लोर टू द मार्क। अब आप क्या कर सकते हैं, फ्लोर से लेकर मार्क तक का जो भी डिस्टेंस है उसको मेजर करेंगे विद योर हैंड स्पेन एंड देन विद योर मीटर स्केल। और फिर उसके बाद किससे मेजर करेंगे, उसके मीटर स्केल से। लेट ऑल द स्टूडेंट्स मेजर दिस लेंथ इन अ सिमिलर वे, रिकॉर्ड ऑल द ऑब्जर्वेशन। अब आपको ये देखना है कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन आपको दिखाई देती हैं। सो हियर स्टडी केयरफुली रिजल्ट obtained by the different students. The result in a column 2 may be different from each other as the length of the hand span may be different from the different student. हम देखते हैं कि जो हैंड स्पेन होता है वो क्या होता है, सबके लिए लेंथ अलग अलग देता है। सो नाउ हियर लुक लुक एट द रिजल्ट इन कॉलम 3। कॉलम 3 में जो रिजल्ट है उसको देखो। वेयर द मेजरमेंट आर डन यूजिंग अ स्टैंडर्ड स्केल। अब आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड स्केल की हेल्प से देखना है। द रिजल्ट में बी क्लोज टू ईच अदर। नाउ अब जो भी उसकी एग्जैक्ट हाइट होगी उसके नियर बाय क्या होगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी। इफ नॉट व्हाई डू यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस। अगर ऐसा नहीं है तो आपको जानना पड़ेगा कि क्या डिफरेंस और किस लिए डिफरेंस आया है। आफ्टर ऑल एवरीबडी इज यूजिंग द सेम स्केल एंड नॉट डिफरेंट हैंड स्पेन, सो दिस कुड बी ड्यू टू द स्मॉल एरर इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन। अगर छोटा मोटा डिफरेंस आता भी है तो दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द स्केल, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द ऑब्जर्वेशन, क्योंकि स्केल तो सेम रहेगा, स्केल की जो ऑब्जर्वेशन रहेगी वो तो सेम रहेगी, बट हैंड स्पेन की हो सकता है वो क्या हो, थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए। सो इन हायर क्लासेस we will learn about the importance of knowing and handling such error in the measurement। बड़ी क्लासेस में हम क्या करते हैं, ये लर्न करते हैं कि किस तरह से आप किसी भी मेजरमेंट की एरर को किस तरह से हैंडल करते हो। जैसे आपने देखा कि अगर स्केल आगे से टूटा हुआ था तो उसको हमने किस तरह से करेक्ट किया। नाउ वी हैव हियर मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। कोई भी अगर कर्व लाइन होती है तो उसको आप किस तरह से देखते हैं, राइट, कर्व लाइन को कैसे मेजर कर सकते हैं। वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ कर्व लाइन डायरेक्टली बाय यूजिंग अ मीटर स्केल। आप बताओ कोई भी कर्व लाइन है तो उसको क्या मीटर स्केल से मेजर करेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। वी कैन यूज अ थ्रेड, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, कोई भी थ्रेड to measure the length of a curved line. So here we have activity 4. Use a thread to measure the length of the curved line. आपने क्या किया, कोई भी एक थ्रेड ली, आपने मेजर किया किसको, कर्व लाइन ए बी को, ए से लेकर कहाँ तक, बी तक, ठीक है। पुट अ नोट, आपने नोट डाला किसके ऊपर, टू इट्स वन एंड, जैसे ए है, ए के ऊपर आपने क्या किया, यहाँ पर एक धागे से बांध दिया, ठीक है। प्लेस दिस नोट ऑन द पॉइंट ए। नाउ प्लेस अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग द लाइन। अब आपने क्या किया, जो थ्रेड है उसको लाइन के अकॉर्डिंग उसको लेना शुरू करा। कीप इट टॉट यूजिंग योर फिंगर एंड थंब, होल्ड द थ्रेड एट दिस पॉइंट with one end, using the other portion stretch a little more portion of the thread along the curved line। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, उसको आगे बढ़ाते जाना है। So go on repeating this process till the other end। कब तक ऐसा करना है कि जब तक आप एक ए एंड से कहाँ तक ना पहुंच जाए, बी एंड तक। मेक ए मार्क ऑन द थ्रेड वायर वेयर इट टचेस दी एंड बी। आपको क्या करना है, मार्क करना है। नाउ स्ट्रेच द थ्रेड along a meter scale, measure the length between the note in the beginning and the final mark on the thread। This gives the length of a curve AB। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, AB जो कर्व है उसकी लेंथ मिलेगी, राइट। समझ में आया आपको, दोबारा देखिए। अगर आपके पास कोई भी एक कर्व लाइन है, राइट, तो आपको एक थ्रेड लेना है, थ्रेड के एक एंड को ए से ज्वाइन कर देना है और पूरे थ्रेड को इसी के अलोंग ले जाते हुए बी से क्या करना है, ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो अब उसके बाद आप क्या करेंगे, कोई भी स्केल ले लेंगे और थ्रेड से जहाँ तक
जो एंड होगा उसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक यूज करने में इसको 10 सेंटीमीटर लगा। ठीक है, यहाँ से आपने ए बी लिया लेंथ, तो यहाँ पर जब रखेंगे तो ये भी कितना होगा आपका 10 सेंटीमीटर। वी सी दैट वी नीड अ लॉट ऑफ केयर टू इंश्योर दैट वी आर मेजरिंग डिस्टेंस एंड लेंथ करेक्टली। तो आपको ये जानना जरूरी है कि जब भी आप डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो वो बिल्कुल आपको ठीक से मेजर करना है। एंड वी नीड सम स्टैंडर्ड यूनिट एंड डिवाइसेस which we measure these distance and can convey our result to others, right? So now we have here moving thing around us। अभी हम ये देखते हैं कि हमारे आसपास जो चीजें होती हैं वो कैसे मूव करती हैं, राइट? हम तो डिस्टेंस के बारे में मेजर करते हैं, पहले हमने क्या किया, ये देखा कि किस तरह से वो मेजर कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि चीजें हमारे चारों तरफ कैसे मूव करती हैं, राइट? सो हियर वी हैव एक्टिविटी 5, थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट यू हैव सीन रिसेंटली। आपने अभी कोई चीज देखी हो तो उसको आप ऑब्जर्व करें। लिस्ट देम इन 7.4 टेबल। दीज मे इंक्लूड, आप हो सकता है आप स्कूल बैग देख रहे हैं, आप हो सकता है एक मच्छर देखें, मॉस्किटो, ए टेबल, अ पीपल स्टैंडिंग सिटिंग ऑन अ चेयर और अ पीपल मूविंग अबाउट। द लिस्ट में ऑल्सो हैव अ बटरफ्लाई, डॉग हो सकता है, काउ हो सकता है, योर हैंड्स एंड अ स्मॉल बेबी, अ फिश इन वाटर, अ हाउस, a factory, a piece of a stone, a horse, a ball, a bat, a moving train, a sewing machine, a wall clock, or the hand of a clock. Make your list as large as you can। आपको अपनी बड़ी सी लिस्ट बनानी है जिसमें आप जितनी भी ज़्यादा चीज़ें रख सकते हैं वो आप इसमें लिखेंगे। विच ऑफ दीज आर मूविंग, विच आर एट रेस्ट। तो आपको बताना है कि कौन सी ऐसी चीज़ होगी जो रेस्ट पर होगी और कौन सी ऐसी चीज़ है जो क्या कर रही है, मूव कर रही है। सो हेयर एट रेस्ट यू कैन फाइंड हेयर हाउस। हाउस क्या इधर उधर मूव करता है, नहीं, वो रेस्ट पर होता है। ऑब्जेक्ट इन मोशन, कोई भी बर्ड है वो बिल्कुल फ्लाई करेगी, इधर उधर घूमेगी। टेबल जो होता है वो रेस्ट पर होता है। सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक दैट इज मूविंग, क्लॉक दैट इज एट रेस्ट, राइट? तो इस तरह से आपने बहुत सारी ऑब्जेक्ट रखे जो एक तरफ किस में रखा, रेस्ट में, दूसरी तरफ हम किस में रख रहे हैं उसको, मोशन में। नाउ हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एट अ रेस्ट। तो आप कैसे पता लगा रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है। जैसे क्लॉक, क्लॉक के बारे में बात करें, राइट? तो हमने कहा जो क्लॉक है वो तो कैसा है, क्लॉक तो इट इज इन, किसमें था वो, रेस्ट पर। बट क्लॉक की जो हैंड है वो तो मूव कर रही थी, उसको हमने मोशन में रखा। तो किस तरह से, राइट? यू माइट हैव नोटिस दैट द बर्ड इज नॉट एट द सेम प्लेस आफ्टर सम टाइम व्हाइल द टेबल इज एट द सेम प्लेस। क्या देखते हैं आप, क्या ऑब्जर्व करते हैं कि आप कितनी भी देर तक अगर ऑब्जर्व करते रहें अपनी टेबल को, अपनी चेयर को, तो आप क्या देखेंगे कि वो मूव ही नहीं कर रहे, वो तो अपनी जगह पर ही हैं। दे आर एट द सेम प्लेस। ऑन दिस बेसिस यू हैव डिसाइडेड whether an object is at rest or in motion। तो इस तरह से हम ये देख पाते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट किस पर है, रेस्ट पर, और कोई ऑब्जेक्ट किस पर है, इट इज इन मोशन। सो लुक, लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ एन आंट क्लोजली। अब हम क्या करते हैं, कोई भी आंट है उसके मोशन को देखते हैं। सो सेलेक्ट अ प्लेस वेर यू फाइंड आंट्स, स्प्रेड अ लिटिल लार्ज शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन इट। उसके ऊपर क्या करो, व्हाइट पेपर डालो, द ग्राउंड एंड कीप अ लिटिल शुगर ऑन इट, राइट? उसके ऊपर शुगर डालो। ants are likely to be attracted to the sugar and you will find many ants crawling on the sheet of a paper soon। अब आप देखते हैं कि बहुत सारी आंट क्या कर रही हैं, उसके ऊपर मूव करती हैं। सो फॉर एनी वन ant try and make a small mark with a pencil near its position and when it has just scroll on the sheet of the paper। तो आपको क्या करना है, मार्क करना है कि किस तरह से वो क्या करता है, मूव करता है। Keep marking its position after a few seconds as it moves along the sheet of paper। So after some time the shake the paper free of the sugar, sugar हटाओ and the ant also। So now connect the different points you have marked, और जो जो पॉइंट थे जहां जहां वो रुकी उसको ज्वाइन करो। So which with the arrows to show the direction। Can you see it here? यहाँ से लेकर यहाँ तक आंट गई, फिर यहाँ से मूव करी और यहाँ पर पहुंच गई, राइट? तो दिस इज द मोशन ऑफ अ आंट, राइट? So here each point you have marked shows where the ant moved to in the interval of a few seconds। So here आपने देखा कि एक बार उसने खाना खाया, फिर उसके बाद वो थोड़ा आगे गई, फिर थोड़ा आगे गई, राइट? तो इस तरह से आपको पता चला कि किस तरह से आंट मूव कर रही है। So motion seems to have some kind of a change in the position। Can you see कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो टाइम के साथ क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। आप यहाँ पर ऐसे मान सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, जब ये इस पॉइंट पर थी, राइट, तो उसको कंसिडर करते हैं दिस इज एट ए, दिस इज बी, हेयर दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो ये जो आंट थी वो कहाँ गई, ए से बी, बी से सी और सी से कहाँ पहुंच गई, डी पे पहुंच गई। तो इस तरह से उसका क्या रहा, मोशन रहा, राइट? ओके।
Now here we have in activity 5, where did you place object like a clock? आपको जो एक्टिविटी दी गई थी जिसमें रेस्ट और मोशन के बारे में बताया था, तो अब हम कह रहे हैं कि हमने क्या किया, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट जैसे कि क्लॉक को ले लेते हैं, राइट। सो अ सीविंग मशीन, कोई भी आपने कोई सीविंग मशीन ली, राइट। So or an electric fan in our grouping of object. So are these objects moving from one place to another? डू यू नोटिस मूवमेंट इन एनी ऑफ देयर पार्ट, क्या आपने उनके बीच में कोई भी मूवमेंट देखी? द ब्लेड ऑफ द फैन और द हैंड ऑफ अ क्लॉक, हाउ आर दे मूविंग? आप बताओ कि किस तरह से कोई भी एक फैन मूव करता है, कोई भी जो हैंड्स होते हैं क्लॉक के वो मूव करते हैं, बिल्कुल वो अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। इज देयर ए मूवमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ एंट और अ ट्रेन? क्या आंट की तरह या फिर ट्रेन की तरह कोई मूवमेंट हो रही है? लेट अस नाउ लुक एट सम टाइप ऑफ मोशन टू हेल्प अस अंडरस्टैंड दीज डिफरेंस। तो अब हम क्या कर रहे हैं, उनकी टाइप्स को देख रहे हैं। सो हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी टाइप ऑफ मोशन। तो हमने कहा वो मोशन में तो है, बट क्या वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है? नहीं। फैन क्या करता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है? नहीं करता। वो तो अपनी पोजीशन के ऊपर रहकर ही क्या करता है, उन ब्लेड्स को मूव करता है। सो हियर वी आर अंडरस्टैंडिंग, यू मे हैव ऑब्जर्व द मोशन ऑफ अ व्हीकल। आपने व्हीकल का मोशन देखा होगा। ऑन ए स्ट्रेट रोड, मार्च पास्ट ऑफ अ सोल्जर इन ए परेड, और फॉलिंग ऑफ अ स्टोन, कोई भी एक स्टोन गिरता है। बट काइंड ऑफ मोशन इज इज, आप देखो कि किस किस तरह का मोशन होता है। आप देखें जब व्हीकल मूव करता है तो वो स्ट्रेट मूव करता है, बट जो पहिए होते हैं वो क्या करते हैं, सर्कल में मूव करते हैं। मार्च जब पास जब होता है तो क्या होता है, मोशन होता है। फॉलिंग ऑफ स्टोन, कोई भी अगर पत्थर गिरता है तो वो लुढ़क के गिरता है, राइट। सर्कुलर जो होता है उसका मोशन, यू कांट से सर्कुलर, बट क्या होता है, वो रोल रोल करके घूमता है, ठीक है, रोलिंग कह सकते हैं उसको। स्प्रिंटर इन अ 100 मीटर रेस ऑल्सो मूव्स अलोंग a straight track. Here, can you think of more such example from your surrounding? क्या अपनी सराउंडिंग से आप और भी ज़्यादा एग्जाम्पल ले सकते हैं? So here, in all these example, ये सारे के सारे जो हम एग्जाम्पल लेते हैं, we see that the object moves along a straight line. हम ये देखते हैं कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट कितने मूव कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। तो हम कहते हैं ये जो मोशन होता है वो कैसा होता है, रेक्टिलिनियर। कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में मूव करे उस मोशन को हम क्या नाम दे देते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, राइट। सो हियर वी से द ऑब्जेक्ट moves along a straight line, right, is called rectilinear motion, right. Now we have activity 7, take a stone, tie a thread to it and whirl it with the your hand। आपको क्या करना है, कोई स्टोन लेना है, थ्रेड लेना है। Now observe the motion of a stone, we see that the stone moves along a circular path, राइट। बिल्कुल जो भी स्टोन होगा वो क्या करेगा, सर्कुलर पाथ। जैसे अगर मान लो ये थ्रेड लिया हमने, ये स्टोन बांधा और ये जो थ्रेड है उससे क्या किया, इसको एक मोशन में घुमाना शुरू करा, तो आप देखते हैं कि ये क्या करता है, सर्कुलर मोशन में मूव करना शुरू कर देता है, राइट। सो इन दिस मोशन वी से द डिस्टेंस ऑफ स्टोन फ्रॉम योर हैंड्स रिमेन द सेम। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो आपने देखा कि जो स्टोन है वो सर्कल में मूव कर रहा है और इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, हियर वी वर डिस्कसिंग अबाउट द motion of a point marked on the blade of electric fan or the hand of a clock are example of circular motion। तो वो गोल गोल घूम रहे हैं ना, रेक्टिलिनियर नहीं है, बट कैसा मोशन है, सर्कुलर मोशन। The electric fan or the clock by themselves are not moving from one place to another, but the blades, लेकिन blades तो क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। फैन जो होता है वो रोटेट करता रहता है। Also the hand of a clock, if we mark the point anywhere on the blade of a fan or on the hand of a clock, the distance this point from the center of a fan or the clock will remain the same। तो हम देखते हैं कि उनका सेंटर क्या रहता है, सेम रहता है। दोबारा से देखिए, हमने कहा if we mark a point anywhere on the blade, ब्लेड के ऊपर हमने कोई भी मार्क रखा, राइट, और किसी भी क्लॉक की हैंड पर, तो उसका डिस्टेंस, चाहे वो ये ब्लेड है, अब ये ब्लेड इधर घूम जाएगा तब भी यहाँ से सेंटर तक से उसका डिस्टेंस क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा, राइट। सो इन सम केसेस एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम। आपने देखा होगा कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जो अपने मोशन को रिपीट करता है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। इस तरह का जो मोशन होता है वो क्या होता है, पीरियोडिक। कैन यू सी दिस,
घड़ी के अंदर जो ये इसकी हैंड होती है वो एक बार इधर घूमती है, एक बार इधर, एक बार इधर, तो इस तरह से, राइट। आप वायलिन की जो स्ट्रिंग होती है उसको देखो, जब वो आप उसको थोड़ा सा टच करते हैं तो स्ट्रेच करते हैं तो वो क्या करती है, वाइब्रेट करती है, राइट। तो यहाँ से हम क्या कहते हैं, टेक द स्टोन tied with a string that you used in activity 7. Now hold the string in your hand, अपने हाथ में रखो and let the stone hang from it. This is called pendulum. अगर आपको क्या करना है, pendulum बनाना है, you take a thread and a stone and then hold it like this, right? तो ये जो हमारे पास बनता है उसको क्या बोलते हैं, हम pendulum बोलते हैं. We called it pendulum, right? Okay, now pull the stone to one side with the other hand and let it go. So now the pendulum is in मोशन. अब हम देखते हैं कि एक बार हम इसको स्ट्रेच करके इधर लाएंगे और फिर देखते हैं कि ये क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा, राइट। तो हम देखते हैं कि वो क्या बन जाता है, हमारा पेंडुलम बन जाता है. वी कॉल्ड इट पेंडुलम. नाउ द पेंडुलम इज इन मोशन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन. तो जो भी मोशन जो अपने आप को बार बार रिपीट करता है उसको हम क्या बोल देते हैं, पीरियोडिक मोशन. अ ब्रांच ऑफ ट्री मूविंग टू एंड फ्रो, मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग. अगर कोई भी ब्रांच ऑफ ट्री पर कोई भी बच्चा है जो झूला झूल रहा है तो हम कहेंगे वो कौन सा मोशन है, पीरियोडिक मोशन है. स्ट्रिंग ऑफ गिटार और द मेम्ब्रेन ऑफ ड्रम, तबला जो होता है ना, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, ऊपर की जो परत होती है, जैसे आप उसको थोड़ा सा भी टच करते हो, बीट करते हो, तो वो क्या करती है, वाइब्रेट करती है, ऊपर नीचे होती है. तो ये जो मोशन है जिसमें टू एंड फ्रो बोल रहे हैं हम, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन. वेयर एन ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ इट्स रिपीट इट्स मोशन, जहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट या उसका पार्ट क्या करता है, अपने आप को रिपीट करता है. डिड यू ऑब्जर्व अ सीविंग मशीन, क्या कभी आपने सीविंग मशीन देखी है. सो हियर यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इट दैट इट रिमेन एट रेस्ट लोकेशन व्हाइल एन पॉइंट ऑन इट्स व्हील मूव्स द सर्कुलर मोशन. लेकिन एक जो पोर्शन होता है वो क्या करता है, सर्कुलर मोशन में मूव करता रहता है. इट ऑल्सो हैव नीडल, उसके अंदर एक सुई भी होती है जो कभी ऊपर कभी नीचे चलती रहती है. एज लॉन्ग एज द व्हील रोटेट इजंट इट, दिस नीडल इज अंडर गोइंग ए पीरियोडिक मोशन. तो ये जो नीडल है जब ऊपर नीचे बार बार जा रही है उसको क्या बोलते हैं हम, पीरियोडिक मोशन. हैव यू ऑब्जर्व क्लोजली द मोशन ऑफ अ बॉल अलोंग द ग्राउंड, कभी आपने बॉल के मोशन को देखा है. हेयर द बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड, जो बॉल होती है वो कैसे करती है, रोल करती है, घूमती हुई जाती है. रोटेटिंग एज वेल एज मूविंग फॉरवर्ड ऑल्सो, सीधा सीधा भी जा रही है और घूम भी रही है. यू कैन सी है, जैसे अगर मान लो ये बॉल है तो बॉल सीधी भी जाएगी और ये इस तरह से घूमती हुई भी मूव करती है. तो हम कह रहे हैं इसके अंदर क्या है, रोलिंग मोशन भी हो रहा है, साथ में वो क्या कर रही है, फॉरवर्ड भी मूव कर रही है. दस द बॉल अंडरगो अ रेक्टिलिनियर मोशन भी है और उसके अंदर रोटेशनल मोशन भी है. कैन यू थिंक ऑफ अनदर एग्जांपल वेयर द ऑब्जेक्ट अंडरगो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू मोशन. आप बता सकते हैं दो या दो से ज्यादा मोशन कहीं पर होता हो, right? So you please write in comment box. We did many measurement activities and discussed some kind of motions. We saw that motion is a change in the position. हम ये कहते हैं कि जो मोशन होता है वो क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का चेंज होना. द चेंज इन दिस पोजीशन कैन बी डिटरमाइंड थ्रू डिस्टेंस मेजरमेंट. और किसी भी चीज को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, उसकी किसी भी पोजीशन को फाइंड करके, उसकी डिस्टेंस को मेजर करके. दिस अलाउ अस टू नो हाउ फास्ट और स्लो अ मोशन इज. द मूवमेंट ऑफ स्नेल ऑन द ग्राउंड, स्नेल जब चलता है, बटरफ्लाई फ्लाई करती है, रिवर का फ्लो करना, एरोप्लेन फ्लाई करना, राइट. मूविंग गोइंग अराउंड द अर्थ, ब्लड का हमारी बॉडी के अंदर फ्लो करना, दीज ऑल आर व्हाट, दीज ऑल आर मोशन. ये सारे के सारे मोशन ही होते हैं क्योंकि ये सारी चीजें अपनी पोजीशन को क्या करती है, चेंज करती है. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर. होप यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली एंड प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर इट विद फ्रेंड्स ताकि वो भी इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकें. With that, we will provide you some PPTs also so that you can understand it in a better way, and NCERT questions and internal question also, so that you score good marks in your exam. Thank you. Bye bye.